हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल के दो तरह के मेथड्स हैं। फर्स्ट है ट्रेडिशनल मेथड्स और सेकंड है मॉडर्न मेथड्स। ट्रेडिशनल मेथड जो जिन्हें हम परंपरागत मेथड कहते हैं और जो अभी कम यूज़ में आते हैं, लेकिन पुराने समय में इन मेथड्स का बहुत ज़्यादा यूज़ होता था किसी भी एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करने में। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल की ट्रेडिशनल मेथड्स की काफ़ी सारी संख्या है, जिनमें से कुछ मेथड्स पर हम लोग आज के सेशन में डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट ट्रेडिशनल मेथड है स्ट्रेट रैंकिंग मेथड, जिसको हम रैंकिंग मेथड भी कहते हैं। इन दिस मेथड द इवेल्युएटर असाइन relative ranks to all the employees in the same work. Employees are ranked from the best to the poorest on the basis of overall performance. रैंकिंग मेथड नाम से स्पष्ट है। इसमें जिन एम्प्लॉय को परफॉर्मेंस अप्रेजल जिन एम्प्लॉय का किया जाता है, उन एम्प्लॉयज़ को कुछ रैंक दिया जाता है और रैंक के आधार पर उन एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट किया जाता है। जैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 4 या 5 एम्प्लॉय हैं, उनको हम रैंकिंग मेथड से अप्रेजल करते हैं। तो पांचों एम्प्लॉयज़ को रैंकिंग देते हैं, जिसमें ए है, बी है, सी है, डी है, ई है और एफ है। ऐसे करके 5 एम्प्लॉयज़ हैं और पांचों एम्प्लॉयज़ को रैंक देने के लिए हम कुछ एट्रीब्यूट डिसाइड करते हैं, यानी कुछ पैरामीटर्स होते हैं। उन पैरामीटर्स के बेसिस पर एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को रैंक दिया जाता है। जैसे एम्प्लॉय का जॉब को लेकर पैरामीटर हो सकता है क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ आउटपुट, अटेंडेंस हो सकता है, वो कितना कोऑपरेटिव है वो हो सकता है, कितना कमिटेड है, लीडरशिप क्वालिटी कैसी है, उसकी सर्विस कैसी है, क्लाइंट हैंडलिंग स्किल कैसी है। ये कुछ एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं उस एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को लेकर, और यहाँ पर उन एम्प्लॉय की इन्हीं एट्रीब्यूट्स पर उन्हें रैंकिंग दी जाती है। और उसी रैंकिंग के अंदर एम्प्लॉय को पुअर से लेकर एक्सीलेंट तक की रैंकिंग होती है। हर एट्रीब्यूट के आगे पुअर, एक्सीलेंट लिखा होता है, और उनमें से जो सुपरवाइज़र जो उनकी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करता है, वो हर एट्रीब्यूट पर अपना कमेंट मेंशन करता है और उसी बेसिस पर एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट किया जाता है। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल का ये मेथड बहुत ही अच्छा है। इस मेथड की कुछ मेरिट भी है और कुछ डीमेरिट्स भी है। तो इस मेथड की सबसे पहले डीमेरिट क्या है उस पर बात करते हैं। तो पहली मेरिट है, इट्स अ सिंपल मेथड एंड पॉपुलर मेथड। ये अप्रेजल करने का बहुत ही सिंपल मेथड है, क्योंकि इसमें एम्प्लॉय को सिर्फ रैंकिंग देना होता है, जिसमें हम देते हैं कि ए बेटर है बी से या बी बेटर है सी से। तो बहुत ही सिंपल मेथड है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ पुअर से एक्सीलेंट तक की रैंकिंग होती है और जो सुपरवाइज़र है वो इजीली उसे जज करके रैंकिंग दे सकता है, और ये मेथड बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी है। सेकंड मेरिट है, ये मेथड काफ़ी लो कॉस्ट इन्वॉल्व है। बहुत ही कम कॉस्ट में इस अप्रेजल के मेथड के माध्यम से परफॉर्मेंस का इवैल्यूएशन किया जा सकता है, जिसमें ज़्यादा कॉस्ट की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन साथ ही इस मेथड के कुछ डिमेरिट्स भी हैं, कुछ दोष भी हैं। जैसे फर्स्ट डिमेरिट है, बायसनेस जो है वो इन्वॉल्व होती है, या सब्जेक्टिव बायसनेस जो है वो ज़्यादा होती है इस तरह के मेथड में, क्योंकि एम्प्लॉइज़ की परफॉर्मेंस का इवैल्यूएशन उनका बॉस करता है या उनका सुपरवाइज़र करता है, और कई बार वो जो एट्रीब्यूट्स हैं उनकी परफॉर्मेंस के, उस बेसिस पे जब वो रैंकिंग देता है पुअर से एक्सीलेंट तक, तो कई बार अपने खास जो एम्प्लॉइज़ होते हैं उनको कई बार एक्सीलेंट जो है वो रैंकिंग देता है, या जिन एम्प्लॉय से उसकी नहीं बनती है उन एम्प्लॉयज़ को कई बार जो है वो ख़राब रैंकिंग देता है, जिससे रेटर का जो बायसनेस है वो इस तरह के मेथड्स में इन्वॉल्व होता है। जैसे कई बार अच्छा परफॉर्म करने वाले एम्प्लॉय को भी अगर सुपरवाइज़र से अच्छे कनेक्शन नहीं है तो उसको ख़राब रेटिंग मिल जाती है। साथ ही सेकंड डिमेरिट है, डज नॉट इंडिकेट डिग्री ऑफ डिफरेंस। डिग्री ऑफ डिफरेंस का पता नहीं चलता इस मेथड में, यानी जब सुपरवाइज़र एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस का इवैल्यूएशन करके उनको रैंकिंग देता है, तो रैंकिंग जो है वो पुअर से एक्सीलेंट तक की होती है, और इसमें कितना परसेंटेज कोई एक एम्प्लॉय दूसरे एम्प्लॉय से बेटर है उसको आइडेंटिफाई करना
मुश्किल होता है, क्योंकि ना तो यहाँ पर कोई नंबर होते हैं, ना कोई मार्क्स होते हैं, ना कुछ परसेंटेज होते हैं। तो जब तक क्वांटिटी में नंबर्स का पता नहीं चलता है तब तक हम उसको अच्छी तरीके से इवेल्युएट नहीं कर सकते हैं, और डिफरेंस जो है, डिग्री ऑफ डिफरेंस, उसको आइडेंटिफाई करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो स्टेट रैंकिंग मेथड भी एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस की इवैल्यूएशन का ट्रेडिशनल मेथड है, जो पहले बहुत ज़्यादा यूज़ में लिया जाता था। लेकिन इस मेथड की कुछ मेरिट भी है और कुछ डिमेरिट्स भी हैं, जिसके कारण ये मेथड जो है वो आज के समय में बहुत कम यूज़ में आता है। नेक्स्ट ट्रेडिशनल मेथड है चेकलिस्ट मेथड। A checklist method is a list of statements that describe the characteristics and performance of employees on the job. The rater check to indicate if the behavior of an employee is positive or negative. सो चेकलिस्ट मेथड नाम से ही क्लियर है कि यहाँ पर एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को इवेलुएट करने के लिए उस एम्प्लॉय की कुछ परफॉर्मेंस को लेकर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती है, कुछ ट्रेट हो सकती है, उसके बेसिस पर एक चेकलिस्ट तैयार की जाती है, जिसमें क्वेश्चंस की एक लिस्ट होती है, और जो क्वेश्चंस होते हैं वो कुछ पैरामीटर्स पर बेस होते हैं। जो पैरामीटर्स है वो उस एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस से रिलेटेड होते हैं, लाइक पंचुअलिटी है, लीडरशिप है, एम्प्लॉय कितना सेल्फ मोटिवेटेड है, कितना कमिटेड है, कितना डिसिप्लिन में रहता है। ये कुछ पैरामीटर्स हो सकते हैं, और इन पैरामीटर्स के आगे क्वेश्चंस में यस और नो मेंशन होता है, जिसमें हर एक क्वेश्चन का आंसर जो है वो यस और नो में, रिप्लाई जो है वो यस और नो में देना होता है। और इस पूरे ही चेकलिस्ट को जज करने वाला उस एम्प्लॉई या वर्कर का जस्ट सुपरवाइज़र होता है, जो ओनली रेटिंग देता है, लेकिन एक्चुअल इवैल्यूएशन जो है वो उस ऑर्गेनाइजेशन का एचआर डिपार्टमेंट करता है। तो इस मेथड में सुपरवाइज़र जो है वो सिर्फ रेटिंग देता है, और जो एक्चुअल इवैल्यूएशन है वो एचआर डिपार्टमेंट करता है। और एचआर डिपार्टमेंट एम्प्लॉई का जो इस मेथड के माध्यम से जब इवैल्यूएशन करता है, तो हर क्वेश्चंस का जो वेट होता है वो जो डिसाइड करने का काम है वो एचआर डिपार्टमेंट का होता है। यानी हर पैरामीटर पर उसने कितना वेट डिसाइड किया है, जैसे पंचुअलिटी है, लीडरशिप था, सेल्फ मोटिवेशन है, कमिटमेंट है। तो इनमें से एचआर जो है वो किस पैरामीटर को सबसे ज़्यादा वेटेज दे रहा है, किसको कम दे रहा है, ये जो है वो एचआर डिपार्टमेंट बाद में डिसाइड करता है। तो सुपरवाइज़र को नहीं मालूम होता है कि वो जो रेटिंग दे रहा है उसका जो वेटेज है वो कितना होगा। तो इस मेथड में चेकलिस्ट के थ्रू एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को इवेलुएट किया जाता है, जिसमें चेकलिस्ट में बहुत से क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें हो सकते हैं कुछ क्वेश्चंस लाइक पंचुअल कितना है एम्प्लॉय, तो मैनेजमेंट जो सुपरवाइज़र है वो मेंशन करेगा हाँ एम्प्लॉय जो है वो पंचुअल है। लीडरशिप क्वालिटी है या नहीं, तो सुपरवाइज़र मेंशन करेगा कि लीडरशिप क्वालिटी नहीं है। तो ये कुछ पैरामीटर्स के थ्रू जो है वो सुपरवाइज़र रेटिंग करता है, और एचआर डिपार्टमेंट जो है वो फाइनल इवैल्यूएशन करता है। तो चेकलिस्ट मेथड के भी कुछ मेरिट और डिमेरिट्स हैं। तो पहले हम मेरिट्स पे बात कर लेते हैं। तो ये मेथड जो है वो काफ़ी इजी मेथड है, इट इज़ नॉट अ कॉम्प्लेक्स मेथड। बहुत ही इजी तरीके से इस मेथड के माध्यम से इवेल्युएट कर सकता है सुपरवाइज़र, क्योंकि यहाँ पर सुपरवाइज़र को कोई खाली रैंकिंग देनी होती है, रेट देनी होती है जो येस और नो में होती है। बाकी वेटेज डिसाइड करने का और दूसरा सारा काम जो है वो एचआर डिपार्टमेंट का होता है। दूसरा इसका मेरिट है, इट रिक्वायर्ड अ लिमिटेड ट्रेनिंग। यहाँ पर इस मेथड में ज़्यादा ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, क्योंकि सुपरवाइज़र को मालूम है कि चेकलिस्ट को कैसे भरना है, उसको ज़्यादा ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। साथ ही एक और बेनिफिट है कि इस मेथड के माध्यम से जब एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस के पैरामीटर डिसाइड हो जाते हैं, एक बार स्टैंडर्डाइजेशन हो जाता है, तो नेक्स्ट टाइम उसी चेकलिस्ट का यूज़ जो है वो अनदर एम्प्लॉयज़ का के लिए भी यूज़ में लिए जा सकते हैं। लेकिन साथ ही इस मेथड के कुछ डिमेरिट्स भी हैं।
पहला डिमेरिट है कि इट हैज़ रेटर बायसनेस इज इंक्लूड। रेटर का जो बायसनेस है वो इस मेथड में इंक्लूड होता है, क्योंकि यहाँ पर जो रेटिंग देने वाला है वो एम्प्लॉय का जस्ट सुपरवाइज़र है, और अगर सुपरवाइज़र से अच्छा कनेक्शन है तो सुपरवाइज़र अच्छे से रेट देगा, और अगर नहीं है तो वो रेटिंग में बायसनेस ला सकता है। साथ ही कई बार हेलो इफेक्ट भी जो है वो प्रभावित करता है। हेलो इफेक्ट का मतलब जो एचआर है वो जो सुपरवाइज़र है वो कई बार एम्प्लॉय का जो एक ट्रेट है उसी आधार पर सारे ही जो पैरामीटर्स हैं उसको उसी बेसिस पर एज्यूम करके रेटिंग दे देता है। जैसे हो सकता है कि कोई एम्प्लॉय जो है वो पंचुअल नहीं है, तो पंचुअल नहीं होने का एक जो रेट है उसी आधार पर वो सारे ही जो पैरामीटर्स हैं उनको भी उसी बेसिस पर असेस करने लगता है, क्योंकि फर्स्ट पैरामीटर में ही वो जो है वो पंचुअल नहीं पाया गया था। तो ये बायसनेस भी इसमें इंक्लूड हो सकती है। साथ ही दूसरा डीमेरिट है कि बहुत सी जो ऑर्गेनाइजेशन है जब वो चेकलिस्ट मेथड का यूज़ करती है तो उसमें जो चेकलिस्ट के अंदर जो पैरामीटर्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा एम्प्लॉय की जो पर्सनालिटी ट्रेट है उस पर ज़्यादा बने होते हैं, न कि एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस के बेसिस पर। तो यहाँ एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस का इवेल्यूशन करना है तो चेकलिस्ट के अंदर जो क्वेश्चंस है वो पर्सनालिटी ट्रेट पर कम फोकस करते हुए एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस के बेसिस पर ज़्यादा चेकलिस्ट के क्वेश्चंस होने चाहिए, ताकि एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को सही तरीके से इवेल्युएट किया जा सके। तो चेकलिस्ट मेथड भी ट्रेडिशनल मेथड है एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करने के लिए, और बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन इस तरह के मेथड्स का यूज़ करके वर्कर्स की और एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को असिस्ट करती है। और इन मेथड्स जो ये मेथड जो ज़्यादा यूज़ में लिए जाते थे वो ट्रेडिशनल मेथड थे। तो आज के सेशन में हमने सिर्फ 2 ही तरह के मेथड्स पे बात की है। इसके अलावा भी काफ़ी सारे ट्रेडिशनल मेथड्स हैं जिसके बारे में हम नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे। सो थैंक यू।